हाँ, तो यथा में हो जाएगा आपको। यथा में अच्छा फिर से हम बता देते हैं द्वंद्व समास, और एक बार बता देते हैं। द्वंद्व समास वही समास है जिसका दोनों पदों की प्रधानता होती है और इसको विग्रह करते समय एक च का प्रयोग होता है। ठीक है, वो जो हम विग्रह करेंगे द्वंद्व समास, तब च का प्रयोग होगा। द्वंद्व समास के तीन भेद होते हैं। पहला भेद है इतरेतर द्वंद्व, 2 नंबर है एक शेष द्वंद्व, 3 नंबर है समाहार द्वंद्व। एक शेष मतलब तो समझ ही गए हैं, एक शेष, एक ही तो शेष बचा रहेगा। समाहार मतलब भी समझ गए हैं, एकत्रित करना, समाहार जो इकट्ठा किया जाता है उसको बोलते हैं समाहार। इतरेतर द्वंद्व, ये तीनों द्वंद्व हो गया। इतरेतर द्वंद्व का मतलब क्या है? यह समास अलग से बनता है और इसमें वचन, ये समास अलग अलग बनता है। ठीक है, अलग अलग शब्द से बनता है और इसमें वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये सब अलग अलग शब्द से ही बनता है लेकिन वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्रिया के साथ जुड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता वचन का, और क्रिया के साथ भी जुड़ जाता है। तो उसी का नाम है इतरेतर द्वंद्व। जैसे, जैसे को संस्कृत में यथा कहते हैं। कृष्णश्च अर्जुनश्च कृष्णार्जुनौ। देखिए यहाँ पर 2 जन है, कृष्ण है और अर्जुन है। तो इसीलिए हम जब इसको समस्त पद बनाए तब कृष्णार्जुनौ द्विवचन में हम लिखे। जैसे राम और रामौ, बालक बालकौ, 2 नंबर में बालकौ है, तो कृष्णार्जुनौ 2 जन के लिए हम कृष्णार्जुनौ लिखे हैं। ठीक है, तो रामश्च लक्ष्मणश्च, राम और लक्ष्मणौ, राम और लक्ष्मण, और के लिए हम च लगा दिए। राम लक्ष्मणौ, तो 2 जन है बोल के लक्ष्मणौ हम दिए, जैसे बालक बालकौ। वैसे सुखम च दुखम च, ये नपुंसक लिंग है। सुख और दुख, वो पहले वाला था पुंगलिंग, राम लक्ष्मण कृष्ण अर्जुन सब पुंगलिंग था, और ये है नपुंसक लिंग। इसीलिए सुखम बिंदु लगा दिए ऊपर में, दुखम में भी ऊपर में बिंदु लगा दिए और च लिख दिया अलग से। तालिवर्ष नहीं हुआ क्योंकि इसमें विसर्ग नहीं है, विसर्ग हटा के तालिवर्ष लगता है, बिंदु को हटा कर नहीं लगता है। तो दोनों को मिला के हम क्या कर दिए, सुख दुखे कर दिए। सुख दुख हम नहीं किए क्योंकि ये पुंगलिंग शब्द नहीं है। नपुंसक लिंग में फलम फले है, तो 2 जन के लिए फले है, तो इसमें सुख और दुख 2 जन है, इसीलिए सुख दुखे। क्लियर हो गया? ठीक है, अभी 1 नंबर हो गया। 2 नंबर में एक शेष द्वंद्व। इस समास में अंत में एक ही शब्द बचता है। इस समास का अंत में एक शेष, ये वार्ड को देखने से ही पता चल जाता है कि इसमें एक शेष, एक ही तो शेष बचा रहेगा। इस समास में, इस द्वंद्व समास में लास्ट में एक ही तो शेष बचा रहेगा। ठीक है, इस समास में अंत में एक ही शब्द बनता है और वो आखिर वाला शब्द, ज़्यादातर आखिर वाला शब्द होता है। दूसरा शब्द भी होता है लेकिन ज़्यादातर आखिर वाला शब्द होता है और एक ही शब्द बचा रहता है। जैसे माता पिता बोलेंगे तो हम उसमें क्या दिए थे इतरेतर द्वंद्व में, माता च पिता च माता पितरौ।
तो उसमें दोनों लगा दिए थे समस्त पद में, लेकिन इसमें दोनों नहीं होगा। माता च पिता च बोलने से इसमें एक ही शेष बचा रहेगा, पितरौ, सिर्फ पितरौ बोलेंगे, पिता लास्ट में है तो इसीलिए हम पितरौ दिए हैं। भ्राता च शशा च भ्रातरौ, हंस च हंसी च हंसी। ठीक है, एक ही तो शेष बचा हुआ है, शेष वाला एक ही तो शेष बचा रहेगा, तो उसी का नाम है एक शेष द्वंद्व। अभी आ गया, अच्छा अभी आ गया क्या, समाहार द्वंद्व। ये तो नाम सुनने से ही पता चल जाता है कि इसमें इकट्ठा किया हुआ बात है। समाहार मतलब जो चीज़ इकट्ठा किया जाता है उसी को बोलते हैं समाहार। तो इसी से भी समास बनता है। इसमें अलग अलग शब्द जुड़कर समाहार बनाता है, अलग अलग शब्द जुड़कर इसमें समाहार बनाता है और समाहार बनता है। और यह एक वचन होता है, जब समस्त पद बन जाता है वो नपुंसक लिंग में हो जाता है और एक ही वचन में हो जाता है। लेकिन यहाँ पानी है, पादव है, दो चीज़ है। पादव मतलब पैर, पानी मतलब हाथ, हाथ और पैर, तो दो चीज़ है। लेकिन जब हम समस्त पद बनाएंगे तो पानी पादम एक साथ लिखेंगे और एक वचन में ही लिखेंगे। एक वचन ही पानी पादम एक ही वर्ड हो गया, एक वचन में हो गया नपुंसक लिंग में। उसी तरह अन्नम च उदकम च, अन्नम च उदकम च मतलब अन्न मतलब चावल, च उसमें देखिए विसर्ग नहीं लगा इसलिए स भी नहीं लगा। अन्नम च उदकम च तेषां समाहार। जब भी आप समाहार समास में लिखेंगे, समाहार द्वंद्व या समाहार द्विगु, इसके बाद आप पढ़ेंगे समाहार द्विगु समास। तो समाहार द्वंद्व में हमेशा उसमें जब विग्रह करेंगे तो समाहार को लिखना जरूरी है। जैसे पानी च पादो च तेषां समाहार, मतलब तेषां समाहार मतलब उन लोगों का इकट्ठा, माने उन लोगों के इकट्ठा पानी पादम कहा जाता है। अन्नम च उदकम च तेषां समाहार, अन्न और उदक का समाहार एकत्रित किया हुआ है, अन्न और उदक, उदक मतलब पानी। तो हम दोनों को इकट्ठा करके क्या बोलेंगे, अन्नोदकम। अन्नम च उदकम च, तो हम इसको जोड़ के लिख दिए हैं अन्न उदकम। उ और संधि विच्छेद में हम बताए थे अ और उ मिलाने से ओ बनता है। यहाँ पर देखिए अन्न में अ आ रहा है, उदकम में उ आ रहा है, तो ओ बन गया अन्नोदकम। मूषक च मार्जर च एतय समाहार, मूषक च मार्जर च एत समाहार। तो एतय समाहार मतलब मूषक मतलब चूहा, आप लोग को मालूम ही है। तो हिंदी वर्ड मार्जर मतलब भी संस्कृत में बिल्ली को बोलते हैं। ठीक है, मूषक च मार्जर च। लेकिन इत समाहार, इसको जब समाहार बन गया, एकत्रित हो गया, तब हम इसको कैसे लिखे हैं, मूषक मार्जरम, हम एक वचन और नपुंसक लिंग में लिखे हैं। ठीक है, इसीलिए म में हलंत आ गया, चाहे वो पुंगलिंग हो, स्त्रीलिंग हो, नपुंसक लिंग हो। मूषक तो पुंगलिंग, मार्जर भी पुंगलिंग, लेकिन हम जब उसको समाहार बनाए हैं, समाहार द्वंद्व बना है समास, तो हम क्या किए हैं, मूषक मार्जरम कर दिए हैं, मूषक मार्जरम। तो वो हम एक पद में बना दिए और नपुंसक लिंग में बना दिए। क्लियर। तो उसी के हिसाब से ए बन गया मूषक मार्जरम। तो आज इतना ही तक रहने दीजिए, क्योंकि ये द्वंद्व समास आप लोग
हमको लगता है आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया, और इसको और एक बार अच्छा से पढ़ लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आया तो ज़रूर हमको कमेंट करके बताइएगा। कहीं पर अगर कोई दिक्कत हुआ, समझ तो आ गया होगा, लेकिन कहीं पर कोई भी डाउट है, आपका डाउट हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो आज हम पहला समास पढ़ा दिए। द्वंद्व समास समास का पहला भेद है, इसका और भी भेद है समास का, तो वो हम बाद में दूसरा वीडियो में बता देंगे। दूसरा समास मतलब द्वंद्व समास का ही अलग भेद। ये तो द्वंद्व समास हो गया। उसके बाद अव्ययी भाव समास भी हम पहले बता चुके हैं। उसके बाद सब अलग अलग समास होते हैं, उसको धीरे धीरे हम सब समास को धीरे धीरे हम बताएंगे, जैसे कि आप लोग का कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आज इतने तक रहने दीजिए। शुभ रात्रि, नमस्ते।